दोस्तों विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जाने से पहले हम बात करेंगे रेट लॉ के बारे में। देखो, रेट लॉ क्या होता है। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, रेट लॉ की बात कर रहा हूँ मैं। रेट लॉ किसे कहते हैं? रेट लॉ काइनेटिक्स में आपका सबसे पहला जो है वो बेसिक टॉपिक आता है। रेट लॉ किसे कहा जाता है? देखिए, कोई रिएक्शन अगर हो रही है, मान लीजिए रिएक्शन आपके पास हो रही है ए ऑफ ए, मतलब आपका जो रिएक्टेंट ए है वो ए टाइम्स है, ठीक है। रिएक्टेंट बी कितने टाइम्स है? बी टाइम्स है। अगर ये कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है। पहली बात तो केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्शन का क्या पढ़ते हैं? रिएक्शन का रेट पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, और कौन से फैक्टर उस रिएक्शन के रेट को, उस रिएक्शन की गति या स्पीड को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं। ये हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं, ये उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। इससे पहले हम फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट पढ़ चुके हैं, अभी हम आगे शुरू कर रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके पास दो चीजें आती हैं। एक आता है लॉ ऑफ मास एक्शन और दूसरा आता है रेट लॉ। देखिए मैं बताता हूं, यहां देखिए। अब यहां पर क्या कहा गया? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि भाई इस रिएक्शन का जो रेट है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, ठीक है। और यहां पर ए प्लस बी को क्या कहा गया? ए प्लस बी को कहा गया ऑर्डर कहा गया, सही है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपली क्या कहता है? रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, या फिर रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्री को अगर आप जोड़ देते हो तो क्या आ जाता है? ऑर्डर आ जाता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर आता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है? rate of reaction is directly proportional to rate of reaction is directly proportional to product of एक्टिव मासेस। तभी तो इसका नाम क्या पड़ा? लॉ ऑफ मास एक्शन पड़ा। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, ईच रेज टू पावर इक्वल टू their stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient। क्या कहा गया? किसी रिएक्शन का जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। यहां पर एक्टिव मासेस को का नाम दिया गया है। एक्चुअल में एक्टिव मास को कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन को एक्टिव मास भी कहा जाता है। तो एक्टिव मास लिखा जाए या कंसंट्रेशन लिखा जाए, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। तो रिएक्शन का जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या है भाई इन दोनों की? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। एक्टिव मासेस क्या होते हैं? कंसंट्रेशन होती है। और हर एक की पावर कितनी? जो भी उनके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही क्या होगी? उनकी पावर होगी। लेकिन यहां पर क्या गड़बड़ हो जाती है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए एग्जांपल, मतलब बहुत सारी जगह पर ये वैलिड ही नहीं होता, बल्कि मोस्टली रिएक्शंस में वैलिड ही नहीं होता। अब एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एग्जांपल की मैं यहां पर बात करूं, N2O5 का डिकम्पोजिशन देखते हैं भाई। 2N2O5, आपको एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या बनेगा? आपका NO2 बन जाएगा और प्लस O2 बन जाएगा। यहां पर 2 लिख देता हूं, ये बन जाएंगे आपके 4 और ये बन जाएगा 5 2 10। रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहा गया भाई? रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, रेट प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब यहाँ पर तो एक ही रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। और क्या आ जाएगा भाई, ऊपर ऊपर जो स्टोशियोमेट्री है वो आ जाएगी, यही लिखा था, यही लिखा था। यहाँ से क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, जिसको क्या कहा जाएगा, रेट कांस्टेंट कहा जाएगा। पीछे क्या आ जाएगा भाई, N2O5, और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, बट ये जो है ये सही रिजल्ट नहीं था। एक्चुअल में क्या होता है, रियल या फिर एक्चुअली जो ऑब्जर्व किया गया वो रेट क्या आया, वो रेट आता है K इंटू N2O5, मतलब ऊपर 2 नहीं आता, क्या आता है, 1 ही आता है। जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो इसका जो ऑर्डर आया वो 2 ना आकर कितना आया, 1 आया। इसका मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन में कुछ ना कुछ क्या थी, कमी थी। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या थी दोस्तों, कमी थी। बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो उसका जो रेट है वो कैसे लिखा जा सकता है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस कहिए या फिर कंसंट्रेशन कहिए, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन को कैसे लिखा, ऐसे, और बी को लिखा ऐसे। ईच रेज टू पावर, हर एक को ईच रेज टू पावर, हर एक की पावर क्या कर दी, रेज कर दी, कितनी, जितना स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे है। और जो पावर रेज करी उनके सम को क्या बोल दिया इन्होंने, ऑर्डर बोल दिया। क्या बोल दिया, ऑर्डर बोल दिया। एक्चुअल में ये सही नहीं था, ये हमने इस एग्जांपल के माध्यम से समझा। सबसे पहले हमने बात करी किसकी, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसे क्या कहा जाता है, इसे लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, ये क्या है दोस्तों, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, मैं बल्कि ऊपर ही अंडरलाइन कर देता हूं इसको, आपको समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन की बात चल रही है भाई, दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ये रेट लॉ नहीं है, ये रेट लॉ नहीं है। अब इसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ बताइए सर क्या होगा। इसी के लिए रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ बेटर रिप्रेजेंटेशन था। रेट लॉ बेटर था किससे, लॉ ऑफ मास एक्शन से। देखिए रेट लॉ किस तरीके से बेहतर रिप्रेजेंट करता है, यहां देखिए। फिर से वही रिएक्शन लेता हूं, यहां पर हम बात करेंगे किसकी, फिर से उसी रिएक्शन की। नाउ अगेन कंसीडर, फिर से कंसीडर करता हूं ए टाइम्स और बी भी कितने टाइम, बी टाइम्स। कहां जा रहे हैं, प्रोडक्ट में जा रहे हैं। अब रेट लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। और पावर में क्या आएगा, अब की बार पावर में ए और बी नहीं आएगा, पावर में ए और बी जो है वो नहीं आएगा। पावर में क्या आएगा, अल्फा आएगा और बीटा आएगा। क्या आएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा। रेट को क्या लिखोगे भाई, रेट को तुम लिखोगे ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। ये क्या है आपका, ये आपका रेट लॉ है। यहां पर क्या लिखा जा सकता है, इस अल्फा प्लस बीटा को क्या कहा जाएगा, ऑर्डर कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, ऑर्डर कहा जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब सर इसकी डेफिनेशन भी लिखवा दो, डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं। डेफिनेशन में आपको अगली स्लाइड के ऊपर लिखवा देता हूं, और फिर मैं आपको ऑर्डर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी देता हुआ चलूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन, rate of a reaction is directly proportional to, rate of a reaction is directly proportional to product of concentration, product of concentration of reactants, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंटू रिएक्टेंट, बीच में डॉट लगा दे भाई, इंटू रिएक्टेंट बी। सही है। उसके बाद
प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर मे और मे नोट, यही शब्द का खेल है सारा। मे और मे नोट इक्वल टू स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे तो ऐसा जरूरी नहीं जो रिएक्टेंट के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएंगे उन्हीं को क्या किया जाए, पावर में लिखा जाए उन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसको कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है भाई इसको। इसी वजह से हेंस रेट लॉ को एम्पेरिकल रेट लॉ भी कहा जाता है। यहां पर लिख देता हूं मैं, हालांकि मैंने आगे थ्योरी में लिखा भी हुआ है पर फिर भी दो बार रिपीट हो जाएगा। ऑर्डर इज डिटरमाइंड, बोलो मेरे साथ, ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर को हम कैसे निकालते हैं? आपको कोई कह दे N2 प्लस O2 बन के N2O4 बना रहा है तो ऑर्डर बताइए, मना कर देना उस आदमी को, उसको मना कर देना, ऐसे ऑर्डर बताया नहीं जाता। ऑर्डर बताने के लिए क्या चाहिए होता है? एक्सपेरिमेंटल डाटा चाहिए होता है। जब तक एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं होगा आप ऑर्डर बता नहीं सकते हो। यहां पर क्या लिखा गया? ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। हेंस रेट लॉ इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या कहा जाता है? एम्पेरिकल रेट लॉ भी कहा जाता है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ऑर्डर बता दे तो मना कर देना, जब तक डाटा नहीं दोगे तब तक ऑर्डर नहीं बताऊंगा। ऑर्डर कैसे बताया जाता है? एक्सपेरिमेंटल डाटा की हेल्प से ही किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो निकाला जाता है। ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वांटिटी होती है और उस ऑर्डर के बारे में थोड़ी सी चीज़ों को हम देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और फिर मैं इस लेक्चर को एंड कर दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर फिर से लिख रहा है, देखिए जरा, यहाँ पर फिर से क्या बोल रहा है? ए बी बी कहाँ जा रही है? प्रोडक्ट में जा रही है, मैं पहले ही लिख चुका हूं। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ बिल्कुल लिख चुका हूं। आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन पर अल्फा और बी की कंसंट्रेशन पर बीटा। ओहो सर, आपने एक चीज छोड़ दी। क्या छोड़ दी भाई? एक चीज मैंने छोड़ दी। कौन सी? ये के क्या होता है? के को कहा जाता है रेट कांस्टेंट या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। रेट कांस्टेंट या फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद जो कांस्टेंट आया है उसे क्या कहा जाता है? रेट कांस्टेंट कहा जाता है या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। कभी कभी इसको यहां भी लिख दिया जाता है। सही है भाई। चलिए अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इस रिएक्शन के लिए क्या लिखूंगा? ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। अब फिर से वही बात। क्या बात सर? फिर से वही बात जो अभी अभी करी थी। दोबारा क्यों लिख रहे हो? ताकि तुम्हें समझ आ जाए और तुम्हें याद भी हो जाए। समझ आने के साथ साथ याद भी हो जाए, यही हमारा क्या है? गोल है, मोटो है। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहा जाता है? ऑर्डर कहा जाता है। देखिए, वेयर ए एंड बी आर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर ए और बी क्या है? ए और बी रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशंस है। के को क्या कहा जाता है? वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर रेट कांस्टेंट भी कहा जाता है। अगर जितने भी रिएक्टेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं सभी की कंसंट्रेशन को 1 ले लिया जाए, यहाँ पर लिख रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी।
अगर कंसंट्रेशन को 1 ले लूंगा, मतलब क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, ये आ जाए तो क्या होगा? कमाल हो जाएगा। देन आर इज इक्वल टू के, यहां पर क्या 1 की पावर अल्फा और 1 की पावर बीटा, एक की कुछ भी पावर 1 ही होता है। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? आर इज इक्वल टू के। इसीलिए इस रेट कांस्टेंट को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब आप स्पेसिफाई कर देते हो, क्या स्पेसिफाई कर देते हो? जब आप स्पेसिफाई कर देते हो कि भाई रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन 1 और बी की भी 1 ले लोगे, तो उस टाइम जो रेट कांस्टेंट है वही क्या बन जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है। पर वो कब हुआ? जब स्पेसिफाई कर दिया। किसको? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को स्पेसिफाई कर दिया, ऐसा तब हुआ है। इसीलिए इस रेट कांस्टेंट को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहा जाता है। देखिए, द रेट कांस्टेंट आल्सो डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of each of reactant is taken as unity. That's why the rate constant is also called specific reaction rate. मैं बता चुका हूं आपको, सारी कहानी समझ में आपको आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने पीछे वाले पेज पर क्या लिखा? हमने पीछे वाले पेज के ऊपर ये लिखा था भाई, ये लिखा था R इज इक्वल टू के इंटू यहाँ पर ए की पावर अल्फा और यहाँ पर बी की पावर बीटा, ये लिखा था। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोला? ऑर्डर बोला। तो यहाँ पर क्या बोलता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्वांटिटी होती है जिसको कंसंट्रेशन की पावर में लिखा जाता है और उन पावर को जोड़ दिया जाता है। मतलब रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर उन सारी टर्म्स का सम जो कंसंट्रेशन की पावर में लिखी हुई हैं। देखिए, ये रेट लो एक्सप्रेशन है। रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर वो सारी टर्म का सम, जैसे यहां पर जो ये पावर में अल्फा लिखा है और ये क्या लिखा है? बीटा। एक और होता तो क्या लिख देता? गामा लिख देता। ठीक है, तो यहां पर यही लिख रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज इन द रेट लो एक्सप्रेशन। भाई उन क्वांटिटीज, उन टर्म्स, उन एक्सपोनेंट्स का सम जिनको कंसंट्रेशन की पावर में लिखा गया है रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? ऑर्डर कहा जाता है। फिर आगे लिख रहा है कि जो अल्फा और बीटा हैं उनको कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। अल्फा और बीटा को कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। फिर कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन। किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इधर देखिए, यहां देखिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब इस रेट कांस्टेंट की यूनिट्स को कैसे निकाला जाता है? बहुत आसान है दोस्तों, बहुत 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 आसान है। देखिए कैसे। बस सबसे पहले आपको क्या देखना होता है? सबसे पहले मैं कोई रिएक्शन मान लेता हूं, लेट ए रिएक्शन गोज टू पी। किसी रिएक्शन में ए कहां जा रहा है? प्रोडक्ट में जा रहा है। अब यहां पर क्या लिखा जाएगा? मैं लिख सकता हूं रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, बाय चेंज इन टाइम। यही लिखते हैं भाई, बोलो हाँ या ना? रेट होता क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइड बाय समय में चेंज, या फिर डिवाइड बाय बीतता हुआ समय, चलता हुआ समय, या फिर क्या कहिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। एक्चुअल में आप अगर समझदार हैं तो आपको पता होगा, अगर कंसंट्रेशन में से कंसंट्रेशन घटाएंगे तो ऊपर कंसंट्रेशन ही आएगी और नीचे क्या आएगा? समय आ जाएगा। यही आएगा भाई। इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं।
भाई 3 सेकंड में से 2 सेकंड घटा दिया तो सेकंड ही आएगा ना भाई। कंसंट्रेशन में से कंसंट्रेशन घटाओगे तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ही आएगा। ठीक है, बेसिकली रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। चाहे वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हो, चाहे वो किसकी हो, प्रोडक्ट की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब और क्या होता है, नाउ अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट लो आगे वाले पेज पे लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू रेट लो। रेट लो, रेट लो क्या कहता है, रेट लो कहता है रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एन। एन का नहीं पता भाई क्या होता है, एन क्या होगा यहाँ पर, एन होगा यहाँ पर ऑर्डर। आर क्या लिखोगे यहाँ पर, के इंटू ए की जगह ए की पावर एन लिख लीजिए, या फिर क्या करिए, आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 जो है वो बराबर होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये भी रेट है और ये भी क्या है, रेट है। तो 1 मस्ट बी इक्वल टू 2। तो क्या बनेगा, k इंटू कंसंट्रेशन की पावर n इज इक्वल टू कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, सबको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, सब समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आएगा आपको। देखो यहां से k निकालना है, तो k क्या होगा आपके पास, इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में सीधा सीधा आ जाता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम इनटू कंसंट्रेशन की पावर n इनटू कंसंट्रेशन की पावर। सही है भाई, तो यहां से k क्या आ जाएगा, k आ जाएगा आपके पास कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, और इनटू क्या आ जाएगा, इनटू टाइम का इनवर्स। सही है। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट टर्म आई है आपके पास, और ये आप ध्यान रखोगे तो आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का क्या निकाल सकते हो, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का क्या निकाल सकते हो भाई, यूनिट निकाल सकते हो। किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट को निकाला जा सकता है, किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट को निकाला जा सकता है। अब बच्चों टाइम तो हमारा जनरली किस में होता है, टाइम हमारा सेकंड में ही होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। कंसंट्रेशन 2 तरीके से देखते हैं, पहला क्या, मोल पर लीटर, या फिर क्या करते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब यही क्वांटिटी यहाँ लिखनी है। 0 ऑर्डर के लिए n की वैल्यू को 0 रख देंगे, फर्स्ट के लिए n की वैल्यू को फर्स्ट रख देंगे, सेकंड के लिए n की वैल्यू को 2 रख देंगे। देखिए करके दिखाता हूँ, शायद यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। भाई रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और यहाँ पर कंसंट्रेशन बाय टाइम आ गया। और क्या होता है आपका, रेट लो के अकॉर्डिंग रेट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर n, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर n आ जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए जरा। अब हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है एज के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, और यहाँ पर क्या, टाइम का इनवर्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, देखिए k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की जगह क्या, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स। सही है। देखिए अब बात करते हैं, जब n 0 होगा, कौन सा ऑर्डर होगा, 0 ऑर्डर होगा, क्योंकि n ही तो ऑर्डर बता रहा है। ध्यान से देखो भाई, रेट लो एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की टर्म होती है वही तो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर है यहाँ पर। अब क्या करते हैं, देखिए n बराबर 0, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सही है, तो k क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर k आ जाएगा, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, नीचे लिख देता हूँ भाई यहीं पर ताकि और भी बता सकूं, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0, और यहाँ पर सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकंड। और क्या लिख सकते हो आप, k इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, यही बन जाएगा। देखो ना, लीटर को किससे रिप्लेस किया था, डेसीमीटर क्यूब से। लीटर क्या हो, देखो ये रहा,
पर लीटर पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब लीटर किसके बराबर होता है, डेसीमीटर क्यूब के ही बराबर होता है। लीटर किसके बराबर होता है, बोलो मेरे साथ, डेसीमीटर क्यूब के ही बराबर होता है। सही है। अब n बराबर 1, मतलब किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 1 पर सेकेंड। 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती है भाई, सेकेंड इनवर्स होती है। फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट में कोई कंसंट्रेशन की टर्म नहीं आती है। इसी तरीके से n को 2 रख लेंगे भाई। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे, मतलब किसकी बात करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आप किसको समझें, सेकंड ऑर्डर को समझें। मैं चाह रहा हूं किसको समझें, आप सेकंड ऑर्डर को समझें। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 2 पर सेकेंड। ये क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर -1 और पर सेकेंड। k क्या आ जाएगा आपके पास, लीटर पर मोल पर सेकेंड इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। ये डायमेंशन आ गई किसकी, रेट कांस्टेंट की, सेकंड ऑर्डर के लिए। सही है भाई, ये किसके लिए आ गई है, सेकंड ऑर्डर के लिए आ गई है। ये किसके लिए आ गई है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गई है। ये किसके लिए आ गई है, जीरो ऑर्डर के लिए आ गई है। बोलो यस। सही है भाई, समझ में आ रहा होगा आपको शायद। तो आपको इस क्लास में क्लियर हुआ होगा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, और रेट कांस्टेंट की यूनिट को कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप ज़रूर से भी ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।